नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथ में। आम आदमी होने का मतलब क्या है? क्या आम आदमी होने का मतलब यही है कि दिन भर खून पसीने गलाकर दो पैसे कमाओ और जब लौटो तो पुलिस वाले डंडे बरसाएं? क्या आम आदमी होने का मतलब यह है कि आप एक मामूली से मुलाजिम के पास भी जाएं तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, दरख्वास्त करें, चिरौरी करें, रिश्वत दें, गिड़गिड़ाएं और अपना काम निकालें? आम आदमी होने का मतलब इस देश में, खास करके उत्तर प्रदेश में है क्या, जब आए दिन तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि ट्रक ड्राइवर पर सरेआम डंडे बरसाता है एक दारोगा। जब आम आदमी सड़क से गुजर रहा होता है तो उस पर तमाचे जड़ता है ट्रैफिक का एक सिपाही। जब आम आदमी दिन भर की मजदूरी के बाद वापस आ रहा होता है तो सरेआम चौराहों पर गालियां उछालता है कोई पढ़ा लिखा दारोगा, डीएसपी, सीओ। आम आदमी और सरकारी मुलाजिम के बीच जो इतना बड़ा फर्क आया है, तो आखिर क्यों आया है? तो आखिर मतलब क्या है आम आदमी का? दरअसल आम आदमी के जरिए अब हम पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल उठाने जा रहे हैं। पुलिस होने का मतलब क्या है? दारोगा टायर चुराते पकड़ा गया, वो दारोगा कानून की हिफाजत करेगा? एक सीओ जो नाबालिग के साथ रेप में अब सजा भुगत रहा है, वो लंबे अरसे तक कानून की हिफाजत करता रहा होगा क्या? लेकिन देश तो यही समझता रहा कि सीओ से लेकर दारोगा तक ही इस देश में कानून की हिफाजत करते हैं। वो सिपाही जो पूरी रात बार बालाओं पर पैसे लुटाता रहा, अपनी शर्ट बनियान उतार दी, वो देश में कानून की हिफाजत कर रहा था क्या? तो सवाल हम इसी सिस्टम पर उठा रहे हैं। इस सिस्टम पर इसलिए उठा रहे हैं कि हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो यही आम आदमी बहुत कुछ कर देगा। तो आज का मुद्दा में हम इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल होगा। आज का मुद्दा में चर्चा यूपी पुलिस की इन कारस्तानियों पर। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे माफ कर प्रभु। आगरा में थाने में बुलाकर एक युवक को जब पुलिस ने पट्टे से पीटा तो सपा नेताओं ने कहा था दोबारा ऐसी घटना नहीं होने दी जाएगी। लेकिन उसके बाद तो ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ गई। हाल में कानपुर में एक ट्रक ड्राइवर को दारोगा ने इतना मारा था कि उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा था। यूपी पुलिस की यह बहादुरी ट्रक ड्राइवर और बार बालाओं के सामने दिखती है। अपराधियों का तो वो कपार चूमती है। डिंपल यादव मतलब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की बहू। डिंपल यादव मतलब यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और डिंपल यादव मतलब कन्नौज से एमपी। तो डिंपल यादव ने लोकसभा में जब अपना पहला भाषण दिया तो अपराध को लेकर भावुक हो गए। आहत दिखी, आंकड़ों में उलझती दिखी। तारीख थी 2 अगस्त 2014। तो आहत सांसद के गृह राज्य यूपी में अपराध के आंकड़े देखी। इस राज्य में उनकी ही पार्टी की सरकार है और उनके ही पति मुख्यमंत्री हैं। साल 2012-13 में सूबे में 1008 रेप के मामले थानों में दर्ज किए गए। इन आरोपों के साथ कि हजारों मामले पुलिस ने दर्ज किए ही नहीं। 2335 दहेज हत्या के मामले दर्ज हुए। 2011 से अब तक लगातार 3 सालों से सूबा हत्या के मामले में नंबर 1 है। सालाना 5000 से ज्यादा हत्याएं हो रही हैं और उसी सूबे की पुलिस शर्ट बनियान उतारकर बार बालाओं के साथ ठुमके लगा रही है। बार बालाओं के साथ नाचती और अपराधियों के सामने हाँफती ये पुलिस प्यार करने वालों को पसंद नहीं करती है। प्यार करने वाले को ये सरेराह पीटती है, आम आदमी पर डंडे बरसाती है।
तो डिंपल जी, आपके पहले भाषण की स्क्रिप्ट जिसने भी तैयार की हो वो सूबे की सच्चाई शायद नहीं जान रहा था। सच्चाई यहां देखिए, आपके सूबे की पुलिस देश के कानून पर डंडे बरसाती है। यहां मानवाधिकार की चर्चा करना ही बेकार है। आपकी पुलिस ट्रक के पहिए चुरा कर बेचती है। कानपुर के बिल्हौर में मकनपुर का चौकी इंचार्ज ट्रक का पहिया चुराते पकड़ा गया। कानपुर में ही एक सीओ मर्डर के आरोपी का कपार चूमते देखा गया और एक सीओ नाबालिग से रेप के मामले में जेल भेजा गया। और यही पुलिस आम आदमी छात्रों पर डंडे बरसाती है। तो डिंपल जी, आपकी चिंता वाजिब है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो ये है यूपी पुलिस। हमारे साथ आज चर्चा में अमिताभ ठाकुर जी मौजूद हैं, आईजी हैं, सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं यूपी में। कौशल किशोर शर्मा जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। मदन मोहन शुक्ल जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्यदेव पचौरी जी हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम दर्शकों को यह बता दें कि इस कार्यक्रम में राम गोपाल पुरी जी को शामिल होना था, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन अब तक वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं। अब तक वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं। आएंगे या नहीं कह नहीं सकते। उन्हें आमंत्रित किया गया था, उन्होंने वक्त दिया था, आने को तैयार थे। उन्होंने विषय भी पूछ लिया था कि किस विषय पर चर्चा होनी है, लेकिन अब तक वो चर्चा में शामिल नहीं हो पाए हैं। राम गोपाल पुरी जी। खैर, जो लोग शामिल हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अमिताभ ठाकुर जी के पास चलेंगे। आईजी हैं, सीनियर पुलिस अफसर हैं। सर, हम ये चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक सवाल जरा पहले आपसे ले लें। लखनऊ में आपके घर में चोरी हुई थी कुछ दिनों पहले, हमने वो खबर चलाई भी थी। उसमें कुछ लोग पकड़े गए, कुछ माल बरामद हुआ कि नहीं अब तक? नहीं, अभी उसमें कोई प्रगति नहीं हो पाई है। और एक्चुअली मेरी वाइफ ने जाके डीजीपी के यहाँ मुलाकात किया था। मुझे एसएसपी लखनऊ का फोन भी आया था। उन्होंने आश्वस्त किया था कि 3 दिनों में ये प्रकरण खुल जाएगा, माल बरामद हो जाएगा। उस बात के करीब 1 महीने बीत गए हैं, अभी कोई माल वगैरह बरामद नहीं हुआ, अभी कोई पकड़ा नहीं गया, किसी ने दोबारा संपर्क नहीं किया है। इसीलिए मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा। अब 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मैं इस उम्मीद में हूँ कि जल्दी कोई ना कोई अच्छी कार्रवाई उसमें होगी। चलिए, दरअसल आज का मुद्दा ये था नहीं, हम इस पर कोई चर्चा करने नहीं बैठे थे, लेकिन चूंकि यूपी पुलिस पर ही चर्चा चल रही थी तो हमने सोचा कि शायद हमारे लिए कुछ ना करती हो यूपी पुलिस, आम आदमी के लिए कुछ ना करती हो यूपी पुलिस, अपने आईजी के लिए तो कम से कम कुछ करती होगी। लेकिन वो भी तस्वीर सामने हो गई। आईजी साहब के घर में चोरी हुई, महीनों हो गए घटना को बीते हुए, अब तक कोई प्रगति नहीं है। ये आईजी साहब के घर का हाल है, तो हमारे आपके घर का हाल क्या होगा आप खुद अंदाजा लगाइए। अब हम वकील साहब के पास आएंगे। कौशल किशोर शर्मा जी, अगर मैं अभी सड़क पर निकलूं और किसी दारोगा पर डंडे बरसाने लगूं तो मेरा क्या होगा? पुलिस आपके हाथ पैर तोड़ देगी, आपके परिचितों के, आपके घर वालों के, सबके हाथ पैर तोड़ देगी। लेकिन वही दारोगा किसी भी आम आदमी को पकड़ के उस पर डंडे बरसा देता है, उसका कुछ क्यों नहीं होता? समस्या ये है कि जो सरकार है हमारे यहाँ, वो सरकार ये मान के चलती है कि दरोगा उनके सबसे खास लोग होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 90% थानों पे एक ही जात के लोग पोस्ट कर दिए गए हैं। वो आम लोगों के प्रति उनके मन में कोई संवेदना नहीं होती। कहा यहाँ तक जाता है कि थाने नीलाम होते हैं। जो दरोगा लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए देकर एक पोस्टिंग लेता है तो वहाँ निश्चित रूप से अवैध कमाई करेगा और ये पैसा बढ़ता है ऊपर से नीचे तक। अब ये मतलब सब खुली चीजें हो गई हैं, इसलिए पुलिस के प्रति कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं, कई बार कहा गया है, सब कुछ हुआ है, लेकिन दरोगा जब भी बदतमीजी करता है उसे लाइन हाजिर कर देते हैं। लाइन हाजिर होना कोई दंड नहीं है, वो एक केवल मामले को टालने की पूरी कार्रवाई है और वो टालने की नियत से पूरा मामला टाला करते हैं। ये जो गवर्नमेंट है ये अपने आप को डॉक्टर लोहिया के अनुयायी होने का दावा करती है, लेकिन डॉक्टर लोहिया अपने पूरे जीवन काल में कहा करते थे, मुझे बचपन में सुना करता था, लोहिया जी ने कोई वो किया था
कि नेहरू तेरे राज में पुलिस डकैती करती है। जी आज अगर नेहरू राज में पुलिस डकैती कर रही थी तो उनके चेले मुलायम सिंह अखिलेश के राज में पुलिस डकैती कर रही है। इसको रोकने के लिए मुलायम सिंह और उनके पुत्र, इन दोनों लोगों के पास कोई योजना नहीं है, कोई इनके पास कोई ये लोग फोकस ही नहीं करते। इन्होंने पुलिस को खुली छूट दे रखी है, इसलिए पुलिस असंवेदनशील रहती है। कानून क्या कहता है? कानून अगर कानून ये कहता कहता है- है कि कानून मैं कह- किसी पर डंडे गिराता हूं ये तो मुझ पर आपराधिक मामला बनता है, और दारोगा गिराता है तो क्यों नहीं बनता? भारतीय दंड संहिता के तहत दरोगा के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना, दंड संहिता पुलिस की जेब में। पुलिस की जेब में है। अपने उत्तर प्रदेश में पुलिस की लाठी में ही पूरा संविधान लिखा है। वो जो चाहे सो कह दे, जो चाहे सो कर दे। मेरी अपनी जानकारी में आज तक कभी किसी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मेरी एक जानकारी में कोर्ट ने कुछ लोगों के खिलाफ आदेश किया कि इनके खिलाफ पुलिस मुकदमा लिखे और कार्रवाई करे। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक मर्डर केस में जिला जज ने ऑर्डर किया कि इस दरोगा को अब आगे से आईओ न बनाया जाए। उसका आशय ये था कि अब कभी उसे इंस्पेक्टर का चार्ज न दिया जाए। वो दरोगा सीओ का रिटायर हुआ, नाम है उनका समाकांत त्रिपाठी, वो सीओ का रिटायर हुए। ये है पुलिस का रवैया। कोर्ट का ऑर्डर भी इनके लिए सब बेकार की बातें हैं। ये जो चाहते हैं सो करते हैं, और ये तभी सुधरेंगे जब आम जनता इनका प्रतिरोध करे। हमारा को दुर्भाग्य क्या हो गया है, आज जन आंदोलन कमजोर पड़ गए हैं, जनता के नेता कमजोर पड़ गए हैं। आज जो भी नेता होता जा रहा है, आंदोलन मर गया ना। वो जो एक क्लास का क्लास है उसका नेता है। आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान, उसके नेता खत्म होते चले जा रहे हैं। जन आंदोलन करने वाले लोग नहीं रह गए। सत्ता वाले नेता पैदा हो रहे हैं। आम आदमी का छात्र संघों को चौपट करके इन्होंने नेतृत्व पैदा करने की जो एक प्रक्रिया थी उसको बंद कर दिया पुलिंग ही है। खत्म कर आज दी हर, क्योंकि इनको लगता क्या है कि हमारा बेटा तभी आगे आ पाएगा जब हम उसे ऊपर से लाके बैठा देंगे। जब छात्र संघ होंगे, मजदूर आंदोलन होंगे, संगठन होंगे, तो जमीनी कार्यकर्ता नेता बनेगा। और वो जो जमीनी कार्यकर्ता होता है उसको मालूम होता है, वो अंकुश लगा सकता है। जी जी। इस अमिताभ ठाकुर जी, कौशल किशोर शर्मा जी एक सीनियर एडवोकेट हैं और ये कह रहे हैं देश का संविधान यूपी पुलिस की लाठी में। देखिए, होना ये नहीं चाहिए था जी। यह जरूर है कि मैंने भी कई सारे पुलिस में कई सारे दरोगाओं के मुंह से ये बात सुना है कि वह भी यही सोचते हैं कि जो उन्होंने कह दिया, जो उन्होंने मौके पर कर दिया, वही संविधान है, वही आईपीसी है, वही सीआरपीसी। ऐसा मैंने कई दरोगाओं के मुंह से सुना है और उन्हें इस बात पर गर्व करते, अभिमान करते भी देखा है। जहां तक आपने एक प्रश्न किया था, आपने कहा था यदि मैं किसी दरोगा पे लाठी बरसाता हूं तो तुरंत अपराध हो जाएगा, अगर वह बरसाता है तो अपराध नहीं होगा। मैं इस पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि यह सही है कि सरकारी कर्मियों के लिए कुछ विशेष धाराएं दे रखी हैं आईपीसी ने। तो जैसे धारा 353 है, अन्य धाराएं हैं जहां सरकारी कर्मियों को सरकारी काम करने की सहूलियत दे रखी है। लेकिन साथ ही साथ यह भी सही है कि उसके साथ कई सारी बाध्यताएं भी हैं। कोई भी एक्ट इन गुड फेथ लिखा हुआ है। इन गुड फेथ अगर कोई काम होगा तभी उसे किसी प्रकार की सहूलियत मिलेगी या उसे बचाया जाएगा। एक्ट इन बैड फेथ को नहीं बचाया जाएगा। दुर्भाग्यवश जैसा शर्मा साहब कह रहे हैं, मैं इससे असहमत नहीं हूँ। अकारण बरसाए हुए बैड फेथ में मूर्खतापूर्ण जानबूझ के दबंगई में किए हुए पुलिस के कार्य को भी जो स्वीकारोक्ति हो जा रही है वह निश्चित रूप से गलत है। और संभवतः पूरी की पूरी गलती वही आके थम जाती है कि यदि एक्ट इन बैड फेथ या नॉट इन गुड फेथ पर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो ऐसे मामले 1 से 2 से 4 होते रहते हैं। और उस समय की लीनियंसी या जीरो टॉलरेंस से अतिरिक्त कोई भी अन्य पॉलिसी जो होती है उसने वह स्थिति कर दी है जो आज हमें दिखने को मिल रहा है। और जैसा शर्मा साहब या आप जैसा कह रहे थे जी। अब सत्यदेव पचौरी जी, हम आपके पास आ रहे हैं। एक थानेदार अपने थाना क्षेत्र में देश के संविधान को अपनी लाठी में लेके घूम रहा है। आप लोग सदन में संविधान लेके घूम रहे हैं। बाकी देश को भी संविधान की जरूरत है सर। हमारे भी मौलिक अधिकार हैं, सम्मान है। मैं केवल पुलिस की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरी देश की नौकरशाही की कार्य प्रणाली की बात कर रहा हूँ। जब तक कार्य प्रणाली नहीं बदली जाएगी, नौकरशाही एक जो
उसने लिख दिया हेड कांस्टेबल ने, उसको चौकी इंचार्ज डिटो करेगा, उसको एसओ डिटो करेगा, उसमें सीओ करेगा, उसको एसएसपी करेगा। इन लोगों की पावर नहीं है कि उसको डिनाई कर जाए। जब तक तो आप उसको मामूली आदमी ना समझिए, वो तो एसएसपी का बॉस है। आप कोई भी इंक्वायरी उसके खिलाफ आएगी तो फिर से वह इंक्वायरी वहीं से शुरू होगी जहां से उसने लिखा है। और ये यही नहीं है, हर विभाग में एक आईएएस की ताकत नहीं है कि नीचे के बाबू के नोट को वो काट दे। एक मुख्यमंत्री भी नहीं काट पाते, क्योंकि मुख्यमंत्री फाइल ही नहीं पढ़ते नीचे तक। फाइल में तथ्य क्या है, जो लिख दिया उसको डिटो कर दिया। जब तक इस देश की कार्य प्रणाली नहीं बदलेगी तब तक ये देश की जो नीचे की नौकरशाही है वो बेलगाम है। पुलिस हो, पुलिस इसलिए बेलगाम है कि सरकार तो पस्त हो गई और ये पुलिस वाले मस्त हो गए कि जान रहे हैं मेरी बिरादरी की सरकार है, सरकार लूट में मचाए हुए है, हम भी मचाए हुए हैं। जो सरकार सदन नहीं चलने देती, सदन में गुंडागर्दी करती है, कोई बहस आती, मुद्दा आता है तो सांप्रदायिक के नाम पर उस मुद्दे को, प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया जाता है, उसको बवाल करके उसको टाल दिया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। जैसे हम लोगों ने कहा कि भाई ये बूचड़ खाने हैं, मॉडर्नाइज हैं, बंद होने चाहिए, गौ हत्याएं बंद होना चाहिए, तो उन्होंने कह दिया ये तो केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र सरकार से परमिशन दीजिए और आप लोग तो सांप्रदायिक हैं। ये इशू को, हर इशू को ये सरकार सांप्रदायिक रूप दे देती है। पुलिस समझती मेरा तो संरक्षण हो रहा है, हम नहीं पकड़ रहे हैं कि जो गायें काटी जा रही हैं या गायें पकड़ी जा रही हैं या जानवर पकड़े जा रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इस पुलिस को संरक्षण प्राप्त है और इसलिए भी प्राप्त है कि वो जानते हैं जो ऊपर बैठे हैं वो न्यायपालिका पे हमला बोलते हैं, वो वकीलों पे हमला बोलते हैं, वो बाजार में दुकानों को लूटते हैं। जब इस प्रकार के लोग सत्ता में ऊपर बैठ जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश का तो यही होना है। मुझे याद है आपके बहस में मैं आया था, उस समय बहस बलात्कार पे थी, जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई लड़का गलती कर देता है तो वो उसको माफ कर देना चाहिए। जब नरेश अग्रवाल ने कहा था कि बिगर मर्जी के तो कोई पड़िया भी नहीं चुरा सकता। हाँ। तो ऐसे बयान जिस पार्टी के नेता के आएंगे तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम आपके पास आ रहे हैं मदन मोहन शुक्ल जी। पिछले 67 सालों में हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने, हमारे सत्ता समाज ने देश के लोकतंत्र को कमजोर किया, नौकर तंत्र को पाला पोसा मजबूत किया और आज उसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं कि राह निकलते कोई सिपाही दारोगा हमारी पीठ पर डंडे बरसा सकता है। देखिए, ये बात सही है कि लोकतंत्र इसलिए हुआ था कि इसमें जनता मालिक होगी। हाँ। और जनता का सम्मान होगा, बाकी नेता हमारे सेवक है, प्रशासन हमारे लिए उसकी मदद के लिए। आज प्रशासन जो है नीचे के, विशेषकर जैसा पचौरी जी कह रहे हैं कि आज वो बिल्कुल निरंकुश हो गया है। उसकी अपनी जिम्मेदारी छोड़कर वो बार बालाओं के साथ डांस कर रहा है। और अभी हमारे अमिताभ जी ने कहा कि वो पीट रहा है लोगों को। अभी अमिताभ जी ने कहा राह चलते लोगों को पीट रहा है। अभी हमारे आईजी साहब ने कहा कि उनके यहाँ चोरी हुई, अपराधियों का कपार चूमता है डीएसपी, लेकिन दारोगा जो है प्रेम करने वाले युवक पर डंडे बरसाता है। उनके आईजी साहब के यहाँ खुद चोरी हुई, अपराध की ये हिम्मत हो जाए और उनकी एफआईआर हुई और उन्हें अभी तक न पकड़ा जाए। शुक्र है आईजी साहब की एफआईआर हो गई और होती भी नहीं। और जब आजम खान साहब की भैंस चोरी होती है तो 3 दिन में भैंस मिल जाती है। और ये और आईजी के यहाँ जो प्रशासन का मुखिया है उसके यहाँ चोरी होती है और 3 दिन जगह आज हफ्ते 15 दिन हो जाए कोई कार्रवाई न हो, तो आम जनता का कानून पर भरोसा कैसे रहेगा। आज जो अपराधियों के हौसले जो बढ़ रहे हैं, इस पे देखा जाता है कि अगर ऊपर से कहीं से कुछ हो रहा है तो 3 दिन पकड़ा जा रहा, तो हमारे यहाँ पकड़ा जाएगा, हमको भरोसा होता है। अभी तो कोई कहेंगे अरे तुम क्या करोगे, आजी साहब क्या नहीं पकड़ा, तुम्हारी चोरी हम क्या करें। तो ये जो घटनाएं हैं, आज हमको इस बात के लिए सोचना होगा कि छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। जो आज वहाँ स्मृति ईरानी आई और वहाँ पे बीएचओ के लिए कहा था छात्र संघ की मानता कि हम पक्षधर हैं, आज छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव हो चुके हैं, आज मजदूरों पर लाठीचार्ज हो रहा है, किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, गन्ना मूल्य की कीमत मांगते हैं। तो इस देश में हो क्या रहा है।
आज ये उत्तर प्रदेश अगर 1 नंबर में हत्या के मामले में है, तो इससे सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का वो गौरव रहा जहां हिंदुस्तान को कई बड़े प्रधानमंत्री दिए हैं, जो हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा। खुश रहा बेचारा कि देखो हमने तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा। आज वो प्रदेश अपराधों में अग्रणी हो, उत्तर प्रदेश नहीं, आज मध्य प्रदेश भी अपराधों में कहीं पीछे नहीं है, राजस्थान अपराधों में पीछे नहीं, लेकिन ये जो अपराध बढ़ रहे हैं इस पर हमको दल से ऊपर उठ करके अमिताभ ठाकुर हमको गंभीरता से इस पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करनी होगी और अपराधियों के मन में भय पैदा करना होगा कि अपराधी अपराधी होता है, प्रशासन प्रशासन होता है, और आम जनता जो साधारण निरीह जनता है उसको उसके ऊपर अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अपराधी के मन में भय होना चाहिए। अपराधी निरंकुश घूम रहा है और आम जनता के वो भयभीत है, वो चाहे पैदल जा रही हो चाहे गाड़ी से जा रही हो। तो अपराधियों में और आम जनता में अंतर होना चाहिए। आम जनता को लगना चाहिए कि मेरा शासन है, मेरी सरकार है, जनतंत्र मेरे लिए है, और अपराधी की होना चाहिए कि हम अपराध करेंगे तो कानून से ऊपर कोई नहीं है। आज हम आपके पास आ रहे हैं अमिताभ ठाकुर जी, आपके महकमे की ऐसी हालत क्यों हो गई है? पिछले 3 सालों से जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके आंकड़े, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं साहब, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये सरकारी आंकड़े हैं। पिछले 3 सालों से आपका सूबा हत्या के मामले में देश में नंबर 1 है। मुझे लगता है कि आपके डीजीपी साहब इसी बात से खुश हो जाते होंगे कि चलो हमारा राज्य कहीं तो नंबर 1 है। हत्या के मामले में नंबर 1 है आपका सूबा। सालाना 5000 से ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। 2335 दहेज हत्या के मामले अब तक इस साल आपके यहां दर्ज हो चुके हैं। 1008 रेप के मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं। अभी ये साल बीता भी नहीं है, अब तक दर्ज हो चुके हैं। 5000 से ज्यादा हत्याएं हो रही हैं सालाना। लगातार 3 बार उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में नंबर 1 रहा सर, नंबर 1। डीजीपी साहब ने कोई अवार्ड महकमे के लोगों को नहीं दिया नंबर 1 तक पहुंचाने के लिए। देखिए, आपकी बात अपने आप में बिल्कुल सही है। यह आंकड़े खास करके इसलिए भी मायने रखते हैं कि जैसा आपने खुद दिखाया और जैसा आप कह रहे हैं कि देखिए संभव है, बड़ा सूबा है तो इसकी संख्या ज्यादा होती, इसकी स्वीकारोक्ति भी होती, लेकिन एक तरफ तो ये आंकड़े हैं और दूसरी तरफ जो आपने आम आदमी की बात रखी, आम आदमी के साथ हो रहे व्यवहारों की बात रखी, अक्सर ऐसे आचरणों की, जैसे मैं भी आपके सामने देख रहा हूँ, जिस प्रकार सिपाही कारण किसी को लाठियां बरसा रहे हैं, एक निरीह आदमी उसको लाठियां बरसा रहे हैं, अथवा जो आज जो बर्निंग मुद्दा आज का है, जो संभल में घटना घटी, या फिर दारोगा ने किसी को पीट दिया। 1-2 बार मैं पहले भी आपके यहाँ आया हूँ, वहाँ भी 1-2 घटना। अरे सर, कानपुर में टायर चोरी करते हुए पकड़ा गया आज आपका एक दारोगा था कि दोबारा ऐसी घटना नहीं घटेगी। कानपुर में ट्रक का पहिया खोलते पकड़ा गया है, आज ही पकड़ा गया है। मैं वही बात कह रहा हूँ। तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो चूंकि एक तरफ हमारा वह आचरण और दूसरी तरफ हमारा जो नंबर 1, दोनों मिलके एक बहुत ही मैं कहूँगा विभत्स किस्म की स्थितियां बनाता है, जिसमें आम तौर पे हम किसी पर, आप कह रहे हैं अवार्ड देने के बाद, वो अवार्ड देने की स्थिति आप भी जान रहे हैं कि नहीं दिखती है। कुल मिलाकर सर आप नंबर 1 है हत्या के मामलों में। दिखती है। आपकी पुलिस ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि हत्या के मामले में सूबे नंबर 1 पे है। डीजीपी साहब को तो बिल्कुल अवार्ड मिलना चाहिए था। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए आप भी जान रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। सर अवार्ड तो बनता है डीजीपी साहब को। यदि हमारा कार्य और आचरण में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता? जो कमियां हैं उनको हम दूर कर पाए, आपने जो बात कही और लोगों ने जो बात कही उनको स्वीकार करके हम अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करें। संभवतः आपकी जो प्रोग्राम है उसका यही एक बेहतर नतीजा होगा कि हम अपने आप को डिफेंड करने की जगह अपनी कमियों को स्वीकार करें और जीरो टॉलरेंस की नीति से कंप्लीटली जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ऐसे सभी लोगों को जो हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारे विभाग को बदनाम कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करें। तो निश्चित रूप से जो एक नए सवेरे की आप चेष्टा कर रहे हैं या आम आदमी का भरोसा जीतने की जो बात कर रहे हैं, वो मुझे विश्वास है कि वो प्राप्त हो सकता है यदि अभी भी हम अपनी कमियों को स्वीकार करें और आगे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अख्तियार करें। एक ब्रेक का वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक अपनी निजी राय मैं रख रहा हूं उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए। मुझे लगता है कि सूबे में एक समाजवादी हत्यारा अपमान की घोषणा कर देनी चाहिए, जो डीजीपी को दिया जाना चाहिए। किसी एक बड़े समारोह में अपमान, थोड़ा सा बदलाव है उसमें, सम्मान नहीं, समाजवादी हत्यारा अपमान से उनको नवाज देना चाहिए। जो हालात हैं
हो सकता है समाजवादी सरकार ऐसा कोई ऐलान कर ही दे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटते हैं। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कौन साहब? अरे माफ करो प्रभु।